ये कहानी शुरू होती है चारू कौशिक के घर से। चारू एक बहुत ही होनहार लड़की थी जिसे लाइफ में कुछ बनना था, कुछ बहुत बड़ा करना था। पर एक लड़की के जीवन में शादी और करियर के बीच एक रास्ता चुनने का दौर कभी न कभी आ ही जाता है। ऐसा ही दौर आज चारू के जीवन में आ गया था। चारू का सीनियर विक्रांत उसे घर रिश्ता लेकर आ जाता है। रसोई में छिपकर बाहर होती बातों को चारू सुनने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके पीछे विक्रांत आकर खड़ा हो जाता है। क्यों फिक्र करती हो चारू? तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद तुम्हें घर बिठा दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या और लड़कियां नहीं थी मेरे बैच की जो मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भेजने की सोची? सोचो जरा। वही तो मैं सोच रही हूँ विक्रांत, हम तो एक दो बार ही मिले हैं, फिर भी तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए, वो भी इतनी अच्छी प्रोफाइल के साथ जिसे देखकर किसी के घर के लड़की वाले मना ही नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम चाहो तो मना भी कर सकती हो, पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं तो मुझे तुम्हारे करियर की चिंता होने लगी। पता नहीं शादी के बाद वो लोग तुम्हें आगे करियर परस्यू करने दें या नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ गया। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल इसी तरह रहो, एंथुजियास्टिक। शादी के बाद भी एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने करियर के बारे में सोचे। मैं तुम्हें कुछ बनता हुआ देखना चाहता हूँ चारू, खुद से भी आगे बढ़ता हुआ। चलो बाहर हॉल में चलें। चारू और विक्रांत सभी के साथ बैठने के लिए हॉल में आ जाते हैं, जहां विक्रांत की माँ चारू को देखते ही कहती है, अरे कितनी प्यारी है चारू, मुझे विश्वास था विक्रांत तेरी पसंद पर। चेहरा तो देखो इसका कितना चमक रहा है। और बताओ बेटा, कितनी पढ़ी लिखी हो तुम और आगे क्या करना चाहती हो? वैसे तो मुझे विक्रांत ने बता दिया है सब कुछ, फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। आंटी जी, मैं एमसीए कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा, सेकंड ईयर होते ही मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। मैं एक एमएनसी में काम करना चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है आंटी। अरे मानना पड़ेगा कौशिक जी, बहुत ही अच्छी परवरिश दी है आपने अपनी बेटी को। मैं भी ना एक ऐसी ही बेटी को जन्म देना चाहती थी। अब भाग्य में बेटी ना सही, मेरा विक्रांत बेटी जैसी बहू ले आया। ये भी तो बेटी ही बनकर रहेगी ना। अरे हमें तो ये रिश्ता मंजूर है जी, तुम भी अपने मन की कह दो बेटा। जी मुझे भी मंजूर है। चारू को जैसा ससुराल चाहिए था उसे मिल चुका था, अब किस बात की देरी थी। अच्छा मुहूर्त देखते ही चारू और विक्रांत की शादी कर दी जाती है। गृह प्रवेश के बाद पहला दिन तो बड़े सुकून से गुजरता है। बाकी सब जब आराम से अपने कमरे में सो रहे थे, तब विक्रांत की आंख अचानक खुलती है। इतनी सुबह सुबह चारू कहाँ चली गई? अपनी पत्नी को ढूंढते हुए विक्रांत कमरे से बाहर निकलता है। कहाँ हो तुम चारू? अरे आंख खुली नहीं इसकी कि रसोई में चली गई। अब तू ही समझा इसे, हाथ की मेहंदी अभी तक उतरी नहीं और रसोई में बर्तन घिसने लग गई है। अरे लोग क्या कहेंगे? ये लड़की भी ना, घर में इतने सारे नौकर हैं, वो कब काम आएंगे? विक्रांत किचन में चारू के पास जाकर उससे कहता है, ये सब क्या है चारू? तुम किचन में क्यों आ गई? कल रात तो तुम बहुत थकी हुई थी। चलो कुछ देर चलकर आराम कर लो, मैं रामू काका से कहकर तुम्हारे लिए चाय बनवा देता हूँ। रामू काका। अरे रुको रुको, घर में नई बहू के होते हुए नौकर से काम करवाना अच्छा लगता है क्या? लोग क्या कहेंगे? अरे ये तुम क्या कर रही हो चारू? अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें तो इन सब चीजों से बड़ी प्रॉब्लम थी और आज तुम खुद ही किसी गृहिणी की तरह बात कर रही हो। ओहो अच्छा, अब जो भी है इतना सवाल जवाब मत करो मुझसे, मुझे काम करने दो। तुम जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठो, मैं सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। किसी संस्कारी बहू की तरह चारू सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है और जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, वो वहीं खड़े होकर सभी के चेहरे निहार रही होती है। अरे बहू तुम भी बैठो। बहू को सभी के साथ खाना खाना शोभा नहीं देता पापा जी, आप सब लोग खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी।
वैसे भी ना अभी बहुत सारा काम पड़ा है, दोपहर के लिए दाल चावल भी भिगोने हैं, कपड़े भी पड़े हैं। अपनी बहू का ऐसा बदला हुआ अंदाज किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही विक्रांत को। 2 दिन बाद विक्रांत ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। बैक टू वर्क। मैं निकल रहा हूँ चारू, तुम भी अब देरी मत करो, कल ही अपना कॉलेज ज्वाइन कर लो। 3rd सेमेस्टर से और भी ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर तुम अच्छे मार्क्स लाई तो अभी तुम्हारा प्लेसमेंट भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब जाओ ना। शादी के बाद चारू का ऐसा बदला अंदाज देखकर विक्रांत अपने फ्रेंड से इस बारे में बात करता है। होता है यार, लड़कियों के साथ यही होता है। शादी के बाद जैसे ही ससुराल की जिम्मेदारियां उन पर आती हैं, सारा एम्बिशन धरा का धरा रह जाता है। पति, सास, ससुर, बच्चा, इसी को ही अपना जीवन समझ लेती हैं लड़कियां। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने इस चारू से प्यार नहीं किया था, मुझे तो मेरी एंथुजियास्टिक चारू चाहिए। मैं उसे मोटिवेट करूंगा। यहाँ जैसे विक्रांत अपने ऑफिस में चारू के लिए परेशान था, वहीं शांति भी चारू के लिए परेशान थी। वो अपनी बहू के पास जाकर कहती हैं, अरे यही सब करना है क्या तुझे? जिंदगी में कुछ बनना नहीं चाहती? मैंने तेरी ट्रॉली से किताबें निकाल कर तेरे कमरे में बिस्तर पर रख दी हैं। जा कमरे में और पढ़ाई करना शुरू कर। अरे जो औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होती उनकी कोई इज्जत नहीं होती बेटा। खुद के आत्मसम्मान को मत भूल बहू। और घर के काम का क्या है, वो तो नौकर भी कर लेंगे। सुधीर जी के सामने शांति अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बिठाकर कमरा बाहर से लॉक कर देती हैं। अब 2 घंटे बाद ही ये कमरा खुलेगा। अगर ये लड़की पढ़ेगी नहीं तो फेल हो जाएगी। रात को जब विक्रांत घर आता है, सभी नौकरों को सामने खड़ा करके चारू कहती है, ये रहा आपका अब तक का हिसाब। कल से ना आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो तुम चारू? इन्हें निकाल दोगी तो काम कौन करेगा? इस उम्र में मम्मी से काम होगा नहीं और तुम्हें पढ़ना है। अरे घर के कामों को संभालने की जिम्मेदारी औरत पर होती है। इन चीजों में तुम मत पड़ो, मैं देख लूंगी। जिसे पढ़ाई करनी होती है वो घर को संभालते हुए भी पढ़ाई कर सकता है। तुम बीच में मत बोलो। चारू के आगे विक्रांत कुछ नहीं बोल पाता और इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और आता है चारू के एग्जाम का दिन। आज मैंने ऑफिस से पहले ही छुट्टी ले ली थी, तुम्हें एग्जाम दिलाने जो लेकर जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। 10 बजे एग्जाम स्टार्ट होने वाला था और 9 बजे तक चारू घर का काम ही कर रही थी। गुस्से में जैसे ही विक्रांत किचन में उसे लेने जाता है, मम्मी जी मेरे एग्जाम में बस 1 घंटा बाकी है। ट्रैफिक मिल गया तो एग्जाम में पहुँचते पहुँचते 1.5 घंटा हो जाएगा। ये सब मैं आकर कर दूंगी मम्मी जी। अब तक आपने जो कहा मैंने वही किया। प्लीज मुझे एग्जाम में जाने दीजिए मम्मी जी। अरे मैंने तुझे कितनी बार बोला है बहू कि पढ़ाई का भूत अपने सर से उतार दे। मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। अपनी माँ का ये रूप देखकर विक्रांत खड़ा का खड़ा रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और एग्जाम में देरी न हो जाए इसलिए वो बिना कुछ कहे चारू का हाथ पकड़े उसे एग्जाम देने ले जाता है। पर लेट हो जाने के कारण चारू को एग्जाम हॉल में एंट्री ही नहीं मिलती और उसे रोते हुए अपने ससुराल वापस आना पड़ता है। ये सब क्या है मम्मी? ये कौन सा रूप है तुम्हारा? आज इत्तेफाक से जब मैं किचन के बाहर पहुंचा तो तुम्हारी बातें सुनी। तुम चारू को एग्जाम के दिन भी काम करने को कह रही थी। मुझे तो लगा था कि ये सब चारू खुद अपनी मर्जी से कर रही थी, पर इसके पीछे तो तुम थी। अरे तो क्या करती मैं? तू भी तो मेरे सर पर नाच रहा था। एम्बिशियस लड़की लानी है जो जॉब करे। अरे भाई क्यों करनी है जॉब? बहू आकर घर के काम नहीं करेगी तो किस बात की बहू हुई वो? और देख मैंने घर के 3 नौकरों को छुट्टी दे दी है। सारा काम चारू करती है तो तेरे पैसों की बचत करवा रही हूँ मैं और तू मुझे उल्टा ही चिल्ला रहा है। अरे क्यों पढ़ाना है इसे?
क्यों इसकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करने हैं? तो इतने दिनों से बस तुम नाटक कर रही थी मम्मी। मैंने सोचा था कि चारू कमाएगी तो वो भी फाइनेंशियली हमारी मदद करेगी, और वो अपने पैसों से पढ़ रही थी। चारू को जब मैंने पैसे देने की बात कही तो उसने मुझसे अपने MBA की फीस नहीं ली, उसने खुद लोन ले लिया। वो लोन से पढ़ रही थी, जिसे जॉब करके अपने पैसों से खुद चुकाएगी। अगर वो वर्किंग रहती तो घर के खर्चे बंटते, तब होती ना मेरी मदद। किसी के घर के बेटी के साथ बहुत गलत किया मम्मी तुमने, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये कहकर विक्रांत गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर बैठ जाता है। मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा होशियारी करोगी, अपने बेटे के घर में आग लगाकर। क्या मिला तुम्हें? अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरता देख शांति सहम जाती है और चारू के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, किसी ने सही ही कहा है, जब एक बहू सास बनती है तो ना जाने उसका कौन सा रूप बाहर आ जाता है। जैसे तू नई नई बहू बनी है, मैं भी तो नई नई सास बनी हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई, अब सब भूल कर नई शुरुआत करते हैं। और उस दिन के बाद से शांति कभी भी अपनी बहू के भविष्य के आगे नहीं आती और दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।